kids, welcome to my channel, and this is your teaching guru. Okay, today we are going to start with the lesson, third lesson, that is tide, geography lesson. Okay, तो हम टाइड की लेसन शुरुआत कर रहे हैं और इस लेसन में स्टार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एज डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं। ओके, एक ही टाइप के पिक्चर्स है। आपके हिसाब से क्या ये अलग अलग है? नहीं, ये एक ही पिक्चर्स है, बट जब टाइड की बारी आती है ओके, तो हमें दिमाग में हमारा एक ही चीज़ होता है कि हाई टाइड एंड लो टाइड, जो नॉर्मली हम समुद्र के बाजू में जाके देखते हैं, तो ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। हाई टाइड, लो टाइड, पानी का चढ़ाव, पानी का उतार। तो पानी के चढ़ाव को बोलते हैं हाई टाइड एंड पानी के उतार को बोलते हैं लो टाइड। तो ये जो फर्स्ट है 3.1a पिक्चर, उसमें ये हाई टाइड बताया गया है कि पानी ऊपर तक आया है। तो और दूसरे वही पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पानी जो है समुंदर का वो नीचे उतार हो रहा है, यानी कि इट इज़ अ लो टाइड। तो यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं, समझ कैसे रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे पत्थर दिख रहा है और वो पहाड़ के नीचे है, और ये पहाड़ के 3.1 है, वो पहाड़ के थोड़े ऊपर है। ओके, तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एन हाई टाइड और लो टाइड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है इसके नीचे कि डू द अबाउ फोटोग्राफ show the same place or the different place. It is the same place. One picture experiences 3.1 experiences the high tide and 3.1b experiences the low tide. To observe and note the spread of the water given in both the photographs. Spread of the water means कि एक जगह पे पानी का बहाव ज़्यादा है और यहाँ पे कम है दूसरे पिक्चर में। तो what is the natural event called? The natural event is called what? It is called as a tide. उसे क्या बोलते हैं हम? टाइड। तो ज्योग्राफिकल वे से उसको एक्सप्लेन किया गया है ये पिक्चर को। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स दिस पिक्चर्स। जो पिक्चर हम पर देख रहे हैं उसको, ये पिक्चर जो है उसको ज्योग्राफिकली वे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे नीचे। तो बोथ द फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वो क्वेश्चंस के थ्रू। इफ़ यू स्टे नियर द कोस्ट फॉर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट द सी वाटर इज समटाइम्स वेरी क्लोज टू द कोस्ट। कोस्ट मतलब अपने जो समुंदर है, समुंदर के बाजू के जगह को हमको बोलते हैं कोस्ट। ओके, यानी कि जो बीच रहता है, बीच, जब भी हम बीच की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम वहाँ के सैंड के ऊपर खड़े रहते हैं तो पानी का एक एक बार बहाव ज़्यादा हो जाता है, अपने भले ही हम दूर खड़े रहे तो भी हमारे यहाँ तक वो आ जाता है। तो वो जहाँ पे हम खड़े हैं उसे बोलते हैं कोस्ट, मतलब कोस्टल एरिया जहाँ समुंदर होता है। ओके, तो वाइल at the other time, if it is far away from the coast, we call the movement of the sea water as tide. जो हाई टाइड, लो टाइड जो हम बोल रहे हैं उसको बस एक ही नाम है, दैट इज टाइड, भले वो हाई हो या लो हो। ओके, bearing a few exceptions, all the coast of the earth experiences the tides. High and the low tides are the natural phenomena. ये एक natural phenomena है, ये कोई लोगों का मशीन्स के थ्रू नहीं होता कि कभी पानी का बहाव ऊपर होता है, कभी पानी का बहाव नीचे होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीज़न, मतलब साइंटिफिकली हम जोग्राफिकल कंडीशंस को देख रहे हैं कि कैसे ये पानी का बहाव कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो टाइड्स आर द मूवमेंट ऑफ सी वाटर अकरिंग डेली। ये तो हम जब भी समुंदर के पास जाएंगे तो कभी हम समुंदर का पानी नीचे देखते हैं बहाव, कभी ऊपर देखते हैं, तो ये इट इज़ अ डेली रूटीन। Okay, the level of the sea water changes after a specific period of time. After every
12 hours and 25 minutes, the cycle of the high tide and the low tide gets completed. अभी इन्होंने एक टाइम बताया है साइंटिफिकली कि 12 hours and 25 minutes में ही होता है. ओके कि ये नॉर्मली जो एकदम हाई टाइड या लो टाइड होता है, एकदम नीचे बहाव होता है, उसके बारे में. बट रेगुलरली हाई टाइड एंड लो टाइड 2-3 घंटे के लिए कभी कभी एक्सपीरियंस किया जाता है. तो रेगुलरली अकरिंग इवेंट अपीयर्स टू बी अ क्वाइट सिंपल एंड अननेचुरल. ओके नॉर्मली जो होता है हाई टाइड एंड लो टाइड, ये एक नेचुरल और सिंपल फिनोमिना है. इसके ऊपर इतना ये नहीं कि वो थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर आता है पानी. हाउएवर इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सन, द मून एंड द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इंटरैक्ट बिटवीन देम. अभी ये जो नॉर्मल और हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में बता रहा है, ये साइंटिफिकली कैसे हो रहा है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये दो फोर्स की वजह से पानी का बहाव कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है. ओके अभी ये दूसरी जगह पे बताया है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिससे हमें ये समझ में आएगा कि इस एक्चुअली एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ये हम पढ़ेंगे आगे, आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगी कि एक्चुअली ये होता क्या है. तो कीप अभी इन लोगों ने जो बताया उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कीप अ स्मॉल स्टोन और अ चॉक पीस ऑन योर नोटबुक एंड मूव द नोटबुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ सम फोर्स. मतलब थोड़े से फोर्स लगा के उस चॉक को आगे पीछे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट उसको हिलाना है बस. तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा. नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि वो चीज़ों को नीचे खींचता है अर्थ की तरफ. ओके अभी टेक द वाटर इन अ स्मॉल कंटेनर विच हैज़ अ हैंडल. सी व्हाट हैपेंस इफ द कंटेनर इज व्रिल्ड अराउंड द फोर्स. अभी यहाँ पे बता रही है ग्लास में जो हैंडल वाला कंटेनर है उसमें पानी लो और उसे घुमाओ. व्रिल मतलब क्या, उसे घुमाओ ऐसे गोल गोल गोल. तो उससे क्या होगा, कौन सा फोर्स क्रिएट होगा करके. ओके इसके बारे में आपको मैं बाद में बताती हूँ, मतलब डिटेल में ये किस चीज़ के कौन से फोर्स के बारे में बताया जा रहा है. अभी यही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है. मिक्सर जब घूमता है तो जब मिक्सर चालू करते हैं हम, उसे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है. तो ऑब्जर्व अ फैन एंड स्लिंग शॉट वाइल दे आर मूविंग. मतलब फ़ैन भी गोल गोल घूम रहा है, उससे क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ें क्या बता रहे हैं. ओके कौन से फोर्स के बारे में बताया जा रहा है. तो टेक अ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्लोली मूव द ग्लास इन वन डायरेक्शन इन सर्कुलर फैशन. मतलब व्रिल मतलब सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर बोल रहे हैं, वहाँ पे व्रिल बोल रहे हैं, यानी कि गोल गोल गोल. ओके तो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द वाटर. बी ऑब्जर्व व्हाट हैपन इफ यू व्रिल अ की रिंग अराउंड अ फिंगर. ये भी व्रिल बोल रहे हैं, कभी सर्कुलर बोल रहे हैं. सर्कुलर व्रिल मतलब गोल गोल घूमना. तो शब्दों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए खुद का, ठीक है. तो बस नए नए शब्दों को सीखना है हमें बस. ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी लिस्टेड अबव. इन विच डायरेक्शन डिड द पीस ऑफ chalk fall? Where did the water in a glass show bulge? What effect did the movement have the things attached to the key ring? What happened to the water in the container in the mixer? Which force should the operating in the activities listed above? मतलब ये सब जो भी एक्टिविटीज़ हो गया है, इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो गया है, इसके बारे में बताना है हमें. तो इन विच एक्टिविटीज़ डू यू फाइंड दैट द सेंट्रीफ्यूगल और द ग्रेविटेशनल वाज ग्रेटर. अभी यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ये पहले पढ़ते हैं और इसे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है. तो इन ऑल द अबव एक्टिविटीज़ द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज विजिबल. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. Centrifugal means going away from the center. You must have experienced it too.
all the local fairs. If you sit in a Ferris wheel, your seat spins and leans outwards away from the wheel. This also is an effect of the centrifugal force. अब ये जो भी एक्टिविटी हमने देखा है, ये जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया है और इसे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी दो फोर्स के बारे में यहाँ पे बताया है, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मली सबको पता है कि ग्रेविटेशनल मतलब जो चीज़ों को सेंटर ऑफ द अर्थ खींचता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब है जो चीज़ों को अर्थ से बाहर फेंकता है, मतलब ऊपर उठा के उसे अर्थ के बाहर डाल रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब चीज़ों को बाहर उठा के फेंक रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अंदर खींचता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, जब हम एक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि जब हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसे व्रिल करते हैं, यानी कि उसे घुमाते हैं हल्का सा, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ आ रहा है ग्लास के, ओके, दैट इज मूविंग आउटवर्ड द ग्लास। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि फोर्स बीच के अर्थ। ये कब होता है, जब अर्थ रोटेट करता है। ये ग्लास समझिए एक अर्थ है और ये रोटेट हो रहा है, एक अर्थ अपना जो है रोटेट हो रहा है, तो चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही है, और चीज़ें जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रही है तो अर्थ से दूर जाती है, यानी कि इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही समुंदर का पानी, अभी इस ग्लास को ही हम एक समुंदर समझेंगे और इसको जो पानी है वो, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जो अर्थ रोटेट होता है, तो ये जो वेव्स है अपना ये पानी का, ये ऊपर की तरफ आता है और पानी समुंदर से बाहर की तरफ आने की कोशिश में होता है, बट वो फिर से अंदर की तरफ जाता है समुंदर के, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे पानी ऊपर की तरफ आके बाहर जा रहा है तो वो ग्रेविटेशनल, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, और जैसे ही पानी पीछे की तरफ यानी कि बीच में जाता है तो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो यही डिफरेंस है एक ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी जैसे ये दो ऑपोजिट फोर्स है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है चीज़ों को अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने अर्थ, जो दोनों भी सेंटर ऑफ द अर्थ ही अप्लाई होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपने अर्थ की तरफ खींचता है चीज़ों को। तो वही होता है हाई टाइड एंड लो टाइड। कि हाई टाइड में क्या होता है, टाइड्स मतलब समुंदर का जो पानी है वो ये ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से ही अप्लाई होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, हाई टाइड, यानी कि पानी ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ अगेन पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब ये फेरीज व्हील बोला है, फेरीज व्हील मतलब जायंट व्हील, जो बड़ा व्हील होता है अपने मेले में, तो जैसे ही वो घूमता है तो उसमें जो झूला होता है यानी कि सीट्स, ओके, दैट स्पिन होता है और फिर वो बाहर की तरफ जाता है। लीन आउटवर्ड मीन्स इट इज़ थ्रोन आउटसाइड एंड अगेन इट कम्स टू इट्स पोजीशन, यानी कि वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो आउटवर्ड जब लीन होता है, दिस ऑल्सो इज एन इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब वो व्हील घूम रहा है तो वो चीज़ों को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये था सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल के ऊपर। तो यहाँ पे और वही जो मैंने बताया वो डिटेल में यहाँ पे समझाया है। तो ड्यू टू दिस रोटेशन द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ पावर और फोर्स। दिस फोर्स वर्क्स अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जब सेंटर रोटेशन होता है तो फोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ घूम रहा है, तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी थ्रोन इनटू द स्पेस, ठीक है। However, the gravitational force is working towards the center of the earth at the same time. This force is many times greater than the centrifugal force. यहाँ पे बोल रहे हैं कि centrifugal force भले ही कितना भी पावरफुल हो, बट उससे ज़्यादा पावरफुल ग्रेविटी है अपना,
तो क्योंकि इसके लिए अर्थ में चीज़ें हैं जमी हुई है, क्योंकि अपना जो अर्थ का ग्रेविटी है बाकी प्लैनेट से ज़्यादा है। तो hence any object on the surface of the earth remains at the place where it exists because of the gravitational force। अभी ये अर्थ के ऊपर की तरफ है, नॉर्थ पोल बता रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ से बता रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अर्थ रोटेट हो रहा है, और ये जो एरोज है ये बता रहा है कि चीज़ों को बाहर फेंका जा रहा है, और ये यहाँ साइडवेज से है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बता रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो दिस इज फ्रॉम द साइड, वन साइड इट इज शोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इज अप्लाइड। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जी मीन्स इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि चीज़ें अंदर आ रही है, एंड दिस इज द सी, चीज़ें बाहर फेंकी जा रही है। तो ये दो ही कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये अपना पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।